नमस्कार, बहस बिहार की में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। कल बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि कल नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले आज नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इससे पहले जेडीयू दफ्तर में उन्हें जेडीयू विधायक दल का नेता चुना गया। पटना में बीजेपी दफ्तर में भी बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के सभी नवनिर्वाचित 89 विधायकों ने एक बार फिर से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को ही डिप्टी सीएम बनाने पर मुहर लगा दी। इन सब के बाद शाम के समय नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे और अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। साथ ही नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। अब कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, जिसमें नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ डिप्टी सीएम के तौर पर एक बार फिर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शपथ लेंगे। यानी नए सरकार नीतीश कुमार होंगे। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार का नाम 10वीं बार मुख्यमंत्री के लिए चुने जाने से पहले एक अणे स्थित मुख्यमंत्री आवास में सत्ताधारी जेडीयू के विधायक दल की बैठक बुलाई गई। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक शुरू हुई। 11:25 पर नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना गया और तुरंत बाद सुबह 11:30 बजे नीतीश कुमार को जेडीयू का नेता चुने जाने का ऐलान कर दिया गया। सर्वसम्मति से आदरणीय नीतीश कुमार जी नेता चुन लिए गए हैं और वो नेता अब रहेंगे, थे भी और रहेंगे भी। नीतीश के नाम का औपचारिक ऐलान के बाद ये तस्वीर साफ हो गई कि नीतीश कुमार एक बार फिर बतौर मुख्यमंत्री राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लेने जा रहे हैं। 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे नीतीश के लिए ये चौथा मौका होगा जब वे विशाल गांधी मैदान में सैकड़ों वीवीआईपी और हजारों लोगों के सामने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बैठक हुई है और बैठक में सर्वसम्मति से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को नेता चुना गया। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत घोषित करने वाले चुनावी नतीजे बता रहे थे कि नीतीश कुमार का बिहार का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। बुधवार को आधिकारिक तौर पर जेडीयू ने इस पर मुहर भी लगा दी। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की अध्यक्षता में जेडीयू की बैठक बुलाई गई। सीएम नीतीश के करीबी विजय चौधरी ने विधायक दल के नेता का प्रस्ताव पढ़ा और सीएम के भरोसेमंद विजेंद्र यादव ने नेता चुनने के प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसके बाद उमेश कुशवाहा ने नीतीश के नाम की औपचारिक घोषणा की। जो फॉर्मेलिटीज है वो फॉर्मेलिटीज कर लिया गया है ना? बिल्कुल। और बिहार को इतने दूर तक लेके आए हैं, विकास किया है, किसी और का नाम कैसे आ सकता है? बिहार में सत्ताधारी एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली है। लगभग 83% सीटों पर एनडीए को जीत मिली, जिसमें से 85 विधायक जेडीयू के हैं। इन सभी 85 विधायकों ने एक साथ सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लिया है और अब से कुछ ही घंटे बाद जेडीयू के मुखिया चुने गए नीतीश कुमार गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते नजर आएंगे। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए सीधे सवालों पर आते हैं। कल नीतीश की शपथ, नई चुनौतियों का अग्निपथ। क्या नीतीश कुमार के लिए जो शपथ है वो नई चुनौतियों का अग्निपथ है? तो नीतीश कैबिनेट में इस बार किसे जगह मिलेगी, किसे मौका मिलेगा? सवाल ये भी पूछेंगे कि क्या कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी? और सवाल यह भी पूछा जाएगा कि क्या देश में सबसे कामयाब सीएम है नीतीश कुमार? सवाल यह भी पूछेंगे कि अगले 5 साल कैसे होगा विकास? चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से श्वेता प्रिया और बीजेपी से प्रीति शेखर जी जुड़ रही, तो वहीं कांग्रेस से शशि रंजन यादव और आरजेडी से सतीश दास जी जुड़ रहे। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल शशि रंजन जी आपसे। कल बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार शपथ लेंगे।
देखिए संतोष जी, हम्म। कल नीतीश जी के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर हम महागठबंधन के सभी दलों के नेताओं के तरफ से बिहार की जनता जो भारी बहुमत दी है उस पर शुभकामनाएं देते हैं और विशेषकर सभी चैनलों को भी शुभकामनाएं देते हैं कि आपने जिस प्रकार से सहयोग किया, जिस प्रकार से हमारे प्रश्नों पर जो जवाब देने का सवाल जवाब आपने किया, उसके लिए भी कल एक ऐतिहासिक दिन है। हम तो सवाल पूछते रहेंगे और आज भी ये बात जरूर हम आपके बीच रखना बधाई चाहेंगे। दे रहे हैं या तंज कस रहे कि हैं? पिछले 20 वर्ष, मैं वही बताना चाह रहा हूं कि पिछले 20 वर्ष में एनडीए सरकार के जो विकास हैं उसमें बिहार अंतिम पायदान पर है। उसको देखते हुए नीतीश जी या एनडीए के लोग, एनडीए शासन के लोग आने वाले 5 वर्षों में जरूर 5-6 पायदान ऊपर तक बिहार को पहुंचाए, ये बधाई या शुभकामनाएं देते हुए, और वोट का जो एसआईआर जो आपने हुआ सरकार है, छोड़ी उस थी, पर आज भी सवालिया जब निशान आपको है। आपकी सरकार गई थी उस समय बिहार कौन से पायदान पर था? पहले पे कि ये 5 लास्ट पायदान पर ले गए? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जी जब थे तो बिहार की स्थान देश में दूसरे स्थान पर था। और मैं 90 जिस से समय जब हम 90 में आपकी सरकार गई थी, 90 में आपकी कांग्रेस की नहीं, सरकार गई आपने- थी, उस समय आपने कौन सी कांग्रेस की पोजीशन बात पर की था? ना। मैं पहले मुख्यमंत्री की बात आपके सामने रख रहा हूं। और पहले 90 से में, यानी कि 90 की जो स्थिति 1952 थी, से इतनी- 1990 तक उस पोजीशन से लास्ट पोजीशन तक ले जाने का क्रेडिट आपको जाता है, ये कह रहे हैं ना आप? क्योंकि उससे पहले तो अमूमन आपकी सरकार थी। अब मैं आपको बधाई भी इसलिए दिया कि चलिए आज कल के जो शपथ ग्रहण है उसमें आप भी बधाई के पात्र हैं, और लेकिन हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे और जनता के शशि जो रंजन भी जी, सवाल होंगे, जनता शशि के बीच रंजन की जी, समस्याओं जो यही होंगे, लक्षण है कि आप 61 सीटों पर लड़के और 6 सीटों पर सिमट गए। कोई लक्षण नहीं है। इस पर भी मंथन जी। कर लीजिएगा। 6 सीटों पर सिमट गए तो हमें आईना दिखाने से पहले मंथन पहले तो आप हो ही रहा आईना है। हम देखिए, मंथन भी कर रहे हैं, आप चिंतन भी आईना कर रहे हैं। देखिए और उस पर कितनी धूल है इसका नहीं, भी हम अवलोकन कीजिए। आप उसका अवलोकन, चिंतन, मनन सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो हमारी जनता की जो आवाज है वो हमारे चैनलों को आपने भी बनना शुभकामनाएं चाहिए। दी, लेकिन दिल से नहीं दी, ये समस्याओं मुझे को समझ में आ आप गया। लोग को भी श्वेता प्रिया जी की तरफ जा रहा हूं। आपके लिए ऐतिहासिक जी। दिन है। नीतीश कुमार जी 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, लगातार 5वीं बार पारी खेलने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। आप बिहार की जनता को दीजिए और हमारी तरफ से बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई, आपको भी, और चाहे महागठबंधन के हो और हमें भी, हर किसी के लिए ये बधाई है। जैसा आपने अभी बड़ी अच्छी बात जो कंपैरिजन आपने किया है कि क्या पहले 1990 से 2005 के दशक में क्या बिहार पहले पायदान पे पहुंच गया था? नहीं पहुंचा था। रही बात अभी आगे आने वाले 5 सालों में हमारी तरफ से यही रुझान रहेगा और कोशिश हमारी यही रहेगी कि अग्रिम 10 राज्यों में से एक राज्य बिहार बने, और ये बिल्कुल संभव है। आप ऐसे भी समझ लीजिए जिस हिसाब से बिहार की जनता ने हमारे सरकार पे, एनडीए गठबंधन में अपना विश्वास जताया है नीतीश जी के नेतृत्व में। अब इसमें रही बात, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, हमारे कंधे पे कार्यभार थोड़ा सा ज्यादा है, उनकी आशाओं पे उतरना पड़ेगा अब हमें, और इसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है एनडीए गवर्नमेंट को भी। और सबसे अच्छी बात यह है, नीतीश जी अभी कल शपथ ले रहे हैं 10वीं बार एज अ सीएम ऑफ बिहार। तो बधाई तो बनता है, क्योंकि वो उनके लिए तो पूरा बिहार ही एक परिवार है जिस हिसाब से उन्होंने बिहार को देखा है। और हम उनको बेस्ट मुख्यमंत्री इसलिए भी कह सकते हैं, बेहतरीन मुख्यमंत्री, क्योंकि आप देख लीजिए ऐसे काम में बिहार सबसे पहला राज्य रहा है जो इससे पहले किसी राज्य में किसी सरकार ने नहीं देखा। जैसे 50% अगर आप रिजर्वेशन की बात करें, जो उन्होंने आते के साथ ही 2005 में ही लोकल लेवल गवर्नेंस में दिया था। रीजन भी वो चाहते थे आधी पॉपुलेशन, आधी जनसंख्या जो कि महिलाओं की होती है, वो भी आगे आए, क्योंकि सबसे वंचित तबका अगर आप देखें तो जाति धर्म के बेसिस पे नहीं होता है। अगर सबसे वंचित तबका देखें तो वो महिलाएं हैं। किसी भी राज्य में अगर आप देखेंगे तो खास कैबिनेट में भी ये देखने को मिलेगा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी पहले मुकाबले। देखिए
देखिए संतोष जी, जो भी चीजें बेहतर होगा बिहार के लिए वो बिल्कुल किया जाएगा। चाहे महिला सशक्तिकरण को पहले भी रखा गया है, सामाजिक स्तर पे भी, और यहाँ पे भी जो भी अम, जिनको भी कार्यभार संभाला जाएगा, जो भी उपयुक्त होंगे, जो भी कैपेबल होंगे, बेस्ट कैपेबल इंसान जो भी होगा, जो भी मंत्री होंगे, जो भी चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, उन्हीं को दिया जाएगा। और ये तो सर्वसम्मति से होगा, जो एक प्रोसेस है उसकी तरह ही होगा। बट हम ये बताना चाहते हैं कि लोगों ने एक विकास, एक स्थिर सरकार को चुना है, नीतीश जी को चुन के और एनडीए गवर्नमेंट को चुन के। ठीक, प्रीति शेखर जी भी मेरे साथ हैं। प्रीति शेखर जी, आपके जो दोनों डिप्टी सीएम थे पिछली बार, वो रिपीट हो रहे हैं। जी संतोष जी, आज जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई उसमें माननीय सम्राट चौधरी जी को नेता और आदरणीय विजय सिन्हा जी को उपनेता बनाया गया सर्वसम्मति से। और अब जो हमारी नई सरकार जो बनने जा रही है और कल जो शपथ ग्रहण ऐतिहासिक गांधी मैदान में ऐतिहासिक तरीके से होने वाली है, उसके लिए मैं समस्त बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई देती तो हूँ। आप शक्ति प्रदर्शन कर ही रहे हैं। सरकार नई है, 16 लेकिन खास इसमें मंत्री आपने बुलाए हैं, जिसमें से 16 खास मेहमान आपने बुलाए हैं, जिसमें से 11 प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं। ये तो एनडीए की बढ़ती हुई ताकत है ना, और वो जनता के बलबूते ये ताकत हमें प्राप्त हुई है कि हमारे पूरे देश में कई राज्यों में हमारी सरकार है, हमारे गठबंधन की सरकार है। तो ये बहुत अच्छा मौका है, सुखद संयोग है कि हमारे नई सरकार के गठन के और शपथ ग्रहण के मौके पर देश के विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, हमारे एनडीए के वरिष्ठ नेतागण, साधु संत, शिक्षाविद, आम जनता, आम जनमानस, सब लोग वहां पर उपस्थित होंगे। और संतोष जी देखिए, हमारी ये नई सरकार जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, और यहाँ पर इस नई सरकार में आप देखेंगे कि अनुभव वही पुराना है, पुराने चेहरे हैं, उनका सानिध्य और उनका नेतृत्व होगा, और नए युवा चेहरा, पुराने ढंग से चलेगी या नए तरीके से चलेगी? भरा हुआ चेहरा भी हमें दिखेगा। बिल्कुल वही मैं कहना चाह रही थी कि ये सरकार पुराने रूप में आपको दिख रहा है, लेकिन इसका जोश बहुत नया होगा, इसका उमंग उतना ही और ज्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि सतीश जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजेडी से। और संतोष जी, इस बार जो एक मिनट और इस बार जो जनता ने जो अपना प्रचंड बहुमत जो दिखाया है, अब तक 2005 से 25 तक के कार्यकाल में हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल के गड्ढों को भरने का काम किया। अब विकास की उड़ान हम लोग भरने जा रहे हैं और बिहार को विकसित राज्य बनाने की श्रेणी में हमारी सरकार काम करेगी, जन अपेक्षाओं पर खरी उतरने का प्रयास करेगी और उसमें सफल भी होगी, ऐसा हम सब लोगों का विश्वास है। इसलिए मैं अपनी ओर से एनडीए सरकार को, जरूरी भी है बिहार का विकास, कल न सिर्फ बिहार का विकास होगा, वहां के युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, उनका वो सपना भी है जिसको वो साकार करने के लिए आपको 202 नंबर दिए हैं, एनडीए को 202 नंबर दिए हैं। सतीश जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश जी, कल बिहार के लिए तो ऐतिहासिक दिन है, आरजेडी के लिए कैसा दिन है? आरजेडी खुश है, हालांकि सरकार आप बनाना चाहते थे, जोश के साथ आपने चुनाव लड़ा था, लेकिन आपके पक्ष में रिजल्ट नहीं आया। देखिए, जब संस्थागत निष्पक्ष नहीं होगा, आपने देखा कि ज्ञानेश कुमार जी ने कहा था कि चुनाव आयोग न पक्ष है, न विपक्ष है, निष्पक्ष है। तो बहुत अच्छा लगा था, देश को एक विश्वास जगा था। लेकिन जब आपने देखा कि चुनाव के दरमियान में महिलाओं के खाते में किस तरीके से 14,000 करोड़ रुपए भेजे गए, क्या ये निष्पक्ष चुनाव की निशानी है? नहीं, तो ये तो झारखंड में भी हुआ था। मैया सम्मान योजना के तहत राशि बांटी गई थी ना चुनाव से ठीक पहले। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। झारखंड में नहीं हुआ था, और झारखंड में हुआ तो वो ठीक, और बिहार में हुआ तो वो गलत। वो योजना पहले से चली आ रही थी, कोई नई योजना उन्होंने नहीं चालू किया था। तो इन्होंने भी ये आचार संहिता लागू करने के बाद थोड़ी इसका पैसा बांटा। आचार संहिता लागू करने से पहले योजना बनाई, उसका बेनिफिट उन्होंने उठाया। संतोष जी, आप देखेंगे कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी महिलाओं के खाते में पैसे आ रहे थे। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। माई बहन महिला सम्मान योजना जब झारखंड में लागू की गई थी, वो क्या आचार संहिता लागू होने के बाद उसके पैसे ट्रांसफर नहीं किए गए थे महिलाओं को? नहीं, आचार संहिता लागू होने के पहले आप चेक कीजिएगा सर, सतीश जी आप चेक कीजिएगा।
हम चुनाव में प्रभारी थे वहां पे। हाँ। और मैया सम्मान योजना के नाम से वो चल रहा है योजना। और वो आचार संहिता लागू होने से पहले उन्होंने कहा था कि जो योजनाएं हैं, जो 1,000 रुपया दे रहे हैं, हम इसको बढ़ा करके हम 2,500 रुपया करेंगे। और इसकी पहली किस्त चुनाव घोषणा होने से पहले उन्होंने डाला था गांधी में, वहां के मोराबादी मैदान में इकट्ठा उन्होंने भेजने का काम किया था। आप याद कीजिए, एक कार्यक्रम करके मोराबादी मैदान से उन्होंने भेजने का काम किया था। दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, दूसरी किस्त सरकार बनने के बाद, आचार संहिता के बाद और इलेक्शन से पहले भेजी गई पैसे। नहीं, क्या ये ऑन गोइंग स्कीम थी? ये चुनाव की प्रक्रिया में आपको कट कॉपी पेस्ट करने के लिए ये योजनाएं थोड़ी लेकर आए थे। ये अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे थे, आप अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव योग निष्पक्ष थी तो और लोगों आप को, जो आम जनता को निष्पक्ष दिखना चाहिए था। और आप जो बिहार में इतना और आप जो आचार संहिता लागू होने के बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन जो 30,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट देने का वादा कर रहे थे, क्या वो लाभ देने की कोशिश नहीं थी? चुनाव में अपना घोषणा पत्र जारी करना, चुनाव में वादा करना, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, देना ये उल्लंघन है। कि भाई हम आएंगे तो बेहतर सरकार देंगे, हम आएंगे तो हम लोगों को नौकरी देंगे, हम आएंगे तो लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे। ये जो चुनाव की बेहतर चुनाव की प्रक्रिया है कि भाई हम मकर संक्रांति के 14 जनवरी को हम आम महिलाओं के खाते में 30-30 हजार रुपया देंगे। तो ये तो हम देंगे कह रहे हैं, हम दे तो नहीं रहे थे, आप दे रहे थे। तो इसीलिए बिहार के लोगों के, हम लोग गांव-गांव में घूम रहे हैं, कहीं भी सरकार बनने की खुशी नहीं है, सिर्फ सरकार बनाने में जो लोग हैं, जो शामिल हैं, उनके अंदर खुशी है कि फिर से एक बार बिहार को लूटने का जनादेश मिला है इन्हें। और फिर से ब्लॉक में, थाना में लोग लूटे जाएंगे, उनके दखिल खारिज कराने के नाम पे, रसीद कटाने के नाम पे, जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के नाम पे, थाना में FIR कराने के नाम पर लोग लूटे जाएंगे। क्या ये सरकार, नई सरकार जो बन रही है, ये वादा कल करेगी कि हम भ्रष्टाचार को रोक लगाएंगे, भ्रष्टाचार पे रोक लगाएंगे? एक इंजीनियर के घर पे 300-300 करोड़ रुपया पकड़े जाते हैं। ये सिस्टम है भ्रष्टाचार बिहार में। क्या इन सिस्टम पे रोक लगेगा कि जो न्याय के साथ भ्रष्टाचार आपकी पार्टी के वो बयान भी याद हैं, जब पैसा पकड़ा जा रहा था तो आप कह रहे हैं कि जबरन विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है, चूंकि वो जो विधायक थे या वो नेता थे वो आपकी पार्टी के निकल जा रहे थे। या तो आप तय कर लीजिएगा भ्रष्टाचारी है, या आप ये तय कीजिएगा कि हमारे इधर का जो जिसके पास पैसा निकल रहा है वो भ्रष्टाचारी नहीं है, उधर का पैसा निकालिएगा। नहीं संतोष जी, वो नहीं, किसी के यहाँ भी पैसा निकलता हो भ्रष्टाचार है। ठीक है, डॉक्टर संजय जी भी मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। एक उनकी अपनी बारीक समझ है राजनीति को लेकर, और पूरे चुनाव को उन्होंने बहुत बारीकी से उस चुनाव को देखा भी है, कवर भी किया है। तो डॉक्टर संजय जी, जो कल शपथ ग्रहण है बिहार के लिए ऐतिहासिक है, नंबर के हिसाब से ऐतिहासिक है, क्योंकि अब तक देश की राजनीति में किसी भी मुख्यमंत्री ने 10 बार शपथ नहीं ली है। लेकिन सबसे बड़े कार्यकाल के तौर पर यह 8वां सबसे बड़ा कार्यकाल है बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। उनसे पहले 7 और ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका कार्यकाल इनसे बड़ा है। बिहार के लिए यह कितना ऐतिहासिक है? देखिए, कार्यकाल और कैमी बार शपथ कौन मुख्यमंत्री लेते हैं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में परफॉर्म कैसा किया है। एक परफॉर्मर के तौर पर अगर वो मुख्यमंत्री ने अपने को साबित किया है तो निश्चित रूप से बिहार और बिहार के लिए एक उम्मीद जगती है। नीतीश कुमार बदलाव के वाहक रहे हैं, आप इनको स्वीकार कीजिए, स्वीकार नहीं कीजिए, पसंद कीजिए, नापसंद कीजिए, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन इन्होंने बेहतर करके बिहार को दिया है। मैं अलग अलग कालखंड की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन एक कालखंड की बात जो भी आप सवाल पूछ रहे थे, कांग्रेस के कार्यकाल में भी एक मुख्यमंत्री हुए थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, 47 से 61 तक वो मुख्यमंत्री रहे थे। और एपेलवी जो अमेरिकन साइंटिस्ट था, उसने कहा था कि बिहार इज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। तीसरी इकोनॉमी थी देश की, औद्योगिकीकरण हो, शिक्षा हो, समाज सुधार हो, जमींदारी उन्मूलन की बात हो, ये बिहार उसका मिसाल बना था। तो ऐसा नहीं था कि बिहार का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है,
ठीक है, चीज़ें भटकी बीच में और उसके बाद लुढ़कते वगैरह हम लोग बिहार के 2025 में आ गए हैं। नीतीश कुमार से उम्मीदें हैं और इनके जो संकल्प पत्र हैं, उस संकल्प पत्र में जो इन्होंने 2-3 बातें बस मैं करना चाहूँगा। एक, बाढ़ मुक्त बिहार की बात हुई है, काश बिहार बाढ़ मुक्त हो जाए तो तटबंधों पर जो जिंदगी जीती है 70% आबादी बिहार की, जो पूरा उत्तर बिहार उस विभीषिका का सामना करता है और उसके बदले में उसको मिलता है वही कुछ अनाज और तटबंधों की जिंदगी। 5 साल में अगर बिहार बाढ़ मुक्त हो जाता है, चूंकि डबल इंजन की सरकार है तो अपेक्षाएं उम्मीद तो है। इंडस्ट्री की बात हुई है कि जो पलायन का दंश झेलता हुआ बिहार, जो इनके लोग कहीं भटकते रहते हैं, अगर हर जिले में इंडस्ट्री की बात हो रही है, इंडस्ट्री अगर लगता है, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात होती है, क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है, कौन बिहारी नहीं चाहेगा भाई मुख्यमंत्री के तौर पर जो रहें। लेकिन उम्मीदें तो हैं कि हाँ, नीतीश कुमार ने बेहतर सड़कें अच्छी बनी है, बिजली लोगों तक पहुंची है, नल का जल लोगों को मिला है, जो चीज़ें गई हैं लड़कों लड़कियों को साइकिल पोशाक से। मैं तो बार बार कहता हूं कि जनरेशनल पॉलिसी स्कीम की वजह से नीतीश कुमार ने एक कम्युनिटी अलग डेवलप किया, एक कंस्टिट्यूएंसी अलग डेवलप किया और वो है महिलाओं का कंस्टिट्यूएंसी, जिसमें उन्होंने जातियों को डाइल्यूट किया है और जातियों को डाइल्यूट करके एक महिलाओं का एक वर्ग तैयार किया, जो महिलाएं खड़ी रहती हैं उनके साथ, चाहे वो मतदान केंद्र पर खड़ी रहने की बात हो या उनकी सभाओं में खड़ी रहने की बात हो। और हमारे डिबेट पैनल में बदली है वो अच्छी तस्वीर है। जी बिल्कुल, आपके डिबेट पैनल में भी तो भाई आज तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से उनका प्रेजेंस है। तो मैं बता रहा हूं कि अगर बदलते हुए बिहार में जनता ने फिर एक बार मैंडेट दिया कि चलिए नीतीश कुमार से ही उम्मीद है और ये बेहतर और करके बिहार को देंगे, तो हम लोग 5 साल का एक इनको टाइम फ्रेम तो कम से कम देंगे ना। कि जो 69 पेज का जो इनका संकल्प पत्र है, जो इंद्रधनुषी क्रांति की बात की गई है कि बिहार में अब तो बेहतर बिहार हम बना के देंगे, 1 करोड़ रोजगार से लेकर के, इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर के, क्वालिटी एजुकेशन से लेकर के, टेक्निकल एजुकेशन से लेकर के और बाढ़ प्रबंधन तक, नदियों से खेतों को जोड़ने की बात कि कैसे हम कैनाल से इरिगेट करेंगे फसलों को ताकि किसानों के चेहरे पर भी समृद्धि की तस्वीर दिखाई पड़े। तो एक उम्मीद है, कल शुभकामना है, कल वो 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगे। विपक्ष को भी कभी कभी आलोचना की जगह पर समालोचना में भी बात करनी चाहिए, सकारात्मक विपक्ष के रूप में भी। ठीक है, आपके पास तो मुद्दे हैं ही ना, 5 साल आप उनको घेरिए ना कि भाई वादे आपके थे, आपके ही वादों पर जनता ने भरोसा किया, तो अब तो साबित करके दिखाइए। और अगर नहीं साबित करके दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके वादे आधे अधूरे थे। जो तस्वीर है जिसके तरफ इशारा किया जा रहा था, मैं उस तस्वीर से डिनाई नहीं कर रहा हूं कि करप्शन जो है वो लोकल लेवल पर है। अगर ये सरकार बनती है तो उम्मीद की जाएगी कि वो जो करप्शन का जो पार्ट है उससे सरकार अपने को कहीं ना कहीं से निपटे। श्वेता जी की तरफ जा रहा हूं मैं। श्वेता जी जवाब दीजिएगा। करप्शन और बाढ़ की समस्या, इसके अलावा उद्योग जो पलायन को रोकेगा, इन सारे बिंदुओं पर आपके समीक्षा। जी संतोष जी, ये जो बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट 2025 आया है, उसके तहत बहुत मुझे लगता है 300,000 करोड़ से ज्यादा का MOU साइन हो चुका है। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए किसी भी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का होना बहुत जरूरी होता है और सबसे बड़ी बात इन्वेस्टर का यकीन होना बहुत जरूरी होता है, उनका विश्वास होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर किसी से छिपा हुआ नहीं है, जिस हिसाब से नीतीश जी को मिला था 2005 में एनडीए गवर्नमेंट को मिला था। और दूसरी बात, अभी हम सुन रहे थे, बीच में मैंने इंटरप्ट नहीं किया, बट सतीश जी के 1-2 पॉइंट को हम काउंटर करना चाहते हैं। जो इन्होंने ये बोला, आपने भी जिस पे एम्फेसाइज किया कि झारखंड में इन्होंने भी दिया था। देखिए, ये लोग गुमराह इसके इलेक्शन के बाद भी और जनादेश जो जनता ने दे दिया है उसके बाद भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनको अकाउंटेबिलिटी अपनी माननी चाहिए। वो ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए दिए गए हैं, ये इनका कहना है कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद दिए गए हैं। पहली बात तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद नहीं दिए गए हैं,
और ये स्कीम अगस्त में ही अप्रूव हो चुका था, गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम अगस्त में अप्रूव हो चुका था और वो ऑनगोइंग स्कीम था। ऐसा नहीं है कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद हुआ था। उसका एक उदाहरण हम देना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ब्रिज बनने के लिए या कोई रोड बनने के लिए अप्रूवल मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम इसलिए नहीं रोक सकते हैं सिर्फ कि अब इलेक्शन होने वाला है और पुल बनना अगर हमने बनाना शुरू कर दिया तो लोगों को ऐसा लगेगा कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, इस वजह से हम नहीं रोक सकते हैं, इसको ऐसे समझिए। और दूसरी बात, उन्होंने बोला कि हमने तो बस ऐसे ही बोल दिया, 30,000 रुपए हमने दिए थोड़े ही। तो देखिए, इलेक्शन के लिए, और उन्होंने बोला ये कोई ऑफेंस नहीं है, ये ऑफेंस हम आपको बता देते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत सेक्शन 123 क्लॉज 2 पर ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। आप गलत तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ऐसे प्रोमिसेस दे रहे हैं जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है। चाहे वो वन फैमिली वन जॉब की बात आप कर रहे हैं, सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, जो कि संवैधानिक रूप से भी श्वेता जी, नहीं है। और इन्हीं सारे मुद्दों पर तो जनता ने इनको नकार दिया। उनके पास नंबर कहाँ है? 35 नंबर लेकर पूरा महागठबंधन, और अभी भी जो खबर आ रही है कि वो महागठबंधन भी टूटने वाला है, इंडिया अलायंस खत्म कर रहे हैं, ये कांग्रेस अलग रास्ते पर जा रही है। बस एक बात बोलना चाहेंगे, एक बड़ा अच्छा सा प्रोवर्ब है, फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस। आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आप अपने उस फेलियर से कुछ सीखने की कोशिश करें तो। आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, सेल्फ अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पे गलतियां हुई हैं। सिर्फ आप अपना गलतियों का ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ेंगे तो आप सुधार नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जिन जिन गलतियों को आरोप को भी लगाते हैं उसमें भी एक पॉइंट पे स्टिक नहीं होते हैं, वहां पे भी कंफ्यूजन होता है। तो लोगों को पता समय कम अब। शशि रंजन जी, क्या सीखा आपने अपनी गलतियों से? हमने अपनी गलतियों से सीखा कि हमने जो निर्णय लेने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन हम जो सवाल रखे, 70,000 करोड़ का कैग रिपोर्ट, जो भ्रष्टाचार से त्रस्त बिहार था, इस 5 साल में इस भ्रष्टाचार में कहाँ जाता है। और ये जदयू की प्रवक्ता खुद बोल रहे हैं कि उद्योगीकरण के लिए सबसे ज़रूरी है क्राइम को कंट्रोल करना। तो क्राइम को कैसे कंट्रोल करते हैं और अफसर किस तरीके से, सीईओ बीडीओ किस तरीके से अन्य योजनाओं या ज़मीन का जो है पेपर्स अप टू डेट करने का किस तरह भ्रष्टाचार फैला रखे हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, क्राइम किस तरह कंट्रोल करेंगे, जो योजनाएं सरकार दी है वो बजट सेशन में पास करके कब तक लागू रहता है, ये योजना का लाभ जनता को कब तक मिलता है। तो हम भी आशावादी हैं इस मुद्दे पर सरकार खड़ी उतरे। ठीक है प्रीति जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा, समय कम है। ये जो वादे किए हैं, शायद शॉर्ट में मैं उनका सवाल समझा देता हूं। जो वादे किए हैं आपने, उसको कब तक लागू कीजिएगा? जी देखिए, हमारे वादे हकीकत में बदल रहे हैं, तभी इतना जनमत मिला हमें। और आज देख लीजिए कि पूरे बिहार के किसी भी जिला मुख्यालय की बात कर लें, वहां से 4 लेन और 6 लेन का सड़क का निर्माण कार्य जारी है, कुछ पाइपलाइन में, कुछ कंप्लीटेड है। तो किसी भी जिला से हम पटना आएंगे तो 3 घंटे में दूरी तय कर सके, इसकी परियोजना चल रही है। इनको ये नहीं दिखेगा कि पूरे बिहार को लोग अपमानित दृष्टिकोण से देखते थे, लेकिन इसी बिहार की धरती पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होता है और बिहार के कई प्रमुख जिलों में इसका आयोजन होता है। हमें गर्व हुआ उस बात को लेकर। यहाँ पर एशिया वुमेन हॉकी का आयोजन हुआ, तो इसको क्या लेकर गर्व नहीं हो रहा है क्या? यहाँ पर खेल विश्वविद्यालय बन रहा है। हमारा जो मैनिफेस्टो है उस पर हम लोग यकीनन, जो अभी तक हमारी सरकार ने जो कहा है उसको किया है। ठीक है, और मोदी जी नीतीश जी की जो जोड़ी है वो दमदार है और असरदार है। इसलिए वो उन्होंने जो हमारी एनडीए ने संयुक्त रूप से जिस संकल्प को रखा है उसे निश्चित रूप से धरातल पर उतारा जाएगा। ठीक है प्रीति जी, समय कम है मेरे पास। भी संदेह यहाँ के आम जनमानस को नहीं होना चाहिए। जी अभी श्वेता जी ने स्वयं कहा कि किसी भी औद्योगिक क्रांति के लिए लॉ एंड ऑर्डर जरूरी है। 20 साल हो गए नीतीश कुमार जी के, तो और डबल इंजन की सरकार को भी 20 साल, लगभग 17 साल 18 साल हो गए। तो कितना साल और चाहिए इनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए? तो ये आने वाले 5 साल में क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए इंडस्ट्री लगाएंगे। जो बिहार के लोग शर्मसार होते हैं कि 4 करोड़ लोग पीठ पे बैग टांग के दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं, मजदूर के रूप में एक बदतर जीवन जीते हैं। क्या बिहार पलायन मुक्त होगा? ये
10 बार ठीक है, नहीं, इसी 100 को बार लेकर उन्होंने 5 साल के लिए मुख्यमंत्री का मैनिफेस्टो शपथ जारी ले किया था और 5 साल के लिए जनता से उन्होंने जनादेश भी लिया है। तो अगले 5 साल में स्थिति का आकलन करेंगे। डॉक्टर संजय जी, नीतीश कुमार जी के अब तक के कार्यकाल को किस तरह से देख रहे हैं आप? कितने नंबर देना चाहेंगे अगर आपसे नंबर मांगू मैं? और संक्षिप्त में यह भी बताइएगा कि आगे आपको नीतीश कुमार से क्या क्या उम्मीदें हैं जो बिहार के लिए काम कर सके? नहीं, नीतीश कुमार जी ने पहले कार्यकाल में अपने को प्रूफ किया लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, जब उनका बयान ये आता था कि तरीका पुलिसकर्मियों को बताते थे कि डीजीपी साहब तरीका आपके क्या होंगे मैं नहीं जानता हूं, बट क्राइम शुड बी कंट्रोल्ड। और उन्होंने पहली बार स्पीडी ट्रायल और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं क्राइम को कंट्रोल किया। 2010-15 में उन्होंने अपने को साबित किया कि स्कूल के भवन नहीं थे, स्कूल के भवन बने, सड़कें बनी, नल का जल पहुंचा। तो नंबर की जहां तक बात है, मैं तो मानता हूं कि नीतीश कुमार से चीज़ें छूटी भी है। जो बिहार सरस्वती की धरती थी, क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर ये हुआ है, हायर एजुकेशन कोलैप्स हुआ है, चीज़ें छूटी है। और जिस तरह से परीक्षा में पेपर लीक के मामले हैं, जिस तरह से चीज़ें उनसे छूटी है, तो हम अभी कोई नंबर देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि नीतीश कुमार से उम्मीदें हैं। एक बहुत ही सीजन्ड लीडर के तौर पर नीतीश कुमार ने बिहार को फोकस किया है और बिहार की बेहतरी के लिए उन्होंने काम किया है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 94 लाख परिवार जो इन्हीं का सोशियो इकोनॉमी सर्वे में आया कि वो गरीबी रेखा से नीचे है, आज भी एनेमिक है महिलाएं 50%, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से सफ़र कर रहे बिहार के बच्चे हैं जो स्टंटेड ग्रोथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि इस बार एजुकेशन और हेल्थ दो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। शायद नीतीश कुमार अगर इसको फोकस करें तो ये बिहार की बदलती हुई तस्वीर दिखेगी। और एमओयू साइन करने से कुछ नहीं होता है, एमओयू कई बार साइन हुए हैं। अगर इच्छा शक्ति है डबल इंजन की सरकार को, जो प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में कहा कि इस बार बिहार को मैं केंद्र में रखूंगा और इंडस्ट्री का हब मैं बनाऊंगा बिहार का, चाहे वो आईटी हब हो, एआई का हब हो या वहां पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की जो संभावना है। उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से बिहार की जनता ने उनको लैंडस्लाइड मैंडेट दिया है, शायद सरकार के ऊपर जिम्मेवारी और बढ़ जाती है, जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। और मुझे जो उम्मीद उम्मीदें है हैं कि उनका अपने को भार आप साबित किस तरह करेंगे। से अगले 5 साल में वो उठाएंगे, ये भी देखना होगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।